नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज के क्लास में देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में कि झारखंड में कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश हैं। उसके बारे में दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से डिटेल से समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। क्षेत्रीय राजवंश: झारखंड का मुंडा राजवंश, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश। झारखंड का मुंडा राजवंश के बारे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। झारखंड की जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की। रीता मुंडा या रीसा मुंडा को सर्वप्रथम झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय जाता है। रीसा मुंडा ने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया और इस नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया पाहन के नाम से सूतिया नागखंड पड़ा। सूतिया नागखंड नामक इस राज्य को सूतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभक्त किया। 7 गढ़ों व 21 परगना के नाम इस प्रकार हैं। 7 गढ़ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 7 गढ़ का नाम है लोहागढ़, जिसका अब नया नाम हो गया है लोहरदग्गा। पालूनगढ़, जिसका अब नया नाम पलामू पड़ गया है। हजारीबाग। सिंहगढ़, जिसका नया नाम सिंहभूम पड़ गया है। मानगढ़, जिसका नया नाम मानभूम हो गया है। सुरगुमगढ़, जिसका नया नाम सुरगुज्जा हो गया है। केसलगढ़, जिसका नया नाम केसलगढ़ ही है। और 21 परगने कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ओमदंगा, सुरगुज्जा, गिरगा, बिरना, बेल सिंह, खरसिंग, कोरैया, दोईसा, जसपुर, बिरवा, सोनपुर, तमाड़, उदयपुर, पोड़हाट, खुखरा, गंगपुर, लचरा, बेलखादर, लोहारडी, बोनाई, चंगमंगलकर। यह राज्य अधिक दिनों तक अस्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मंदरा मुंडा था। अब आगे देख लेते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसका शासक फनी मुकुट राय के बारे में हम लोग देखते हैं। मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। अंतिम मुंडा राजा मदरा मुंडा व अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जिसने नागवंशी राज्य की स्थापना की थी तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। जे रीड के अनुसार 10वीं सदी ईस्वी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। फनी मुकुट राय पुंडरिक नाग एवं वाराणसी का प्रमुख कन्या पार्वती का पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित के राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा की मदद से क्योंझोर राज्य नागवंशी राज्य के दक्षिण में जो स्थित है को पराजित किया था। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया तथा यहाँ एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। बाघदेव सिंह ने फनी मुकुट राय की हत्या कर दी थी। फनी मुकुट राय के बाद मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय शासक बने। प्रताप राय ने शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित की तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया। अगला है भीमकर्ण, 1095 से 1184 ईस्वी तक। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था
जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। भीमकर्ण ने सरगुजा के हेहय वंशी रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा व बरवा तथा पलामू के टोरी, वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित, पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की एक मूर्ति भी प्राप्त हुई। इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज्य गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1122 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का एक प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने हापा मुनि मंदिर घाघरा गुमला में सियानाथ देव के हाथों 1401 ईस्वी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई। प्रतापकर्ण 1451 से 1469 ईस्वी तक। सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य घटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्त पाने हेतु खैरागढ़ के खरवार राजा बाघदेव की सहायता लेनी पड़ी। बाघदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला। छत्रकर्ण 1469 से 1496 ईस्वी तक। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में स्थापित की गई। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में रुक गए थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का वर्णन किया। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी तक। राम शाह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। यदुनाथ शाह 1715 से 1724 ईस्वी तक। यह राम शाह के बाद नागवंशी शासक बना। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन था। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सर बुलंद खां ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। सर बुलंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित कर दी। 1719 से 1722 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। शिवनाथ शाह 1724 ईस्वी से 1733 ईस्वी तक। यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। अगला है उदयनाथ शाह। उदयनाथ शाह 1733 से 1740 ईस्वी तक। यह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां था।
टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने अलीवर्दी खां वार्षिक मालगुजारी वसूलता था। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान किया जाता था। श्याम सुंदर शाह 1740 से 1745 ईस्वी तक, यह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलीवर्दी खां ने इसे खदेड़ दिया। 1743 में मराठा रघुजी भोंसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की। इस शिकायत पर पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले मानभूम धनबाद होकर वापस अपने राज्य लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया। नागवंशी शासक के बारे में अन्य तथ्य कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खेरागढ़ के राज्य राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी डोईसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक एनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। हटिया बाजार को ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में भी किया जा गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बड़वा आदि के स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी राज्य की राजधानियाँ। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियाँ समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बे तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियाँ तथा उनके संस्थापकों का क्रम निम्न प्रकार है, चलिए देख लेते हैं। सुतियाम्बे, जिसके संस्थापक फनी मुकुट राय थे। चुटिया के संस्थापक प्रताप राय थे। खुखरा के संस्थापक भीमकर्ण थे। दोईसा के संस्थापक दुर्जन शाह थे। पालकोट के यदुनाथ शाह, पालकोट भौरे के जगन्नाथ शाह थे। रातूगढ़ के उदयनाथ शाह थे। पलामू के रक्सेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। रक्सेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र से रोहतासगढ़ होते हुए हुआ था। रक्सेलों की 2 शाखाएं थीं, देवगन और कुड़ेलवा। देवगन वो थे जो हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए थे और कुड़ेलवा चतरा के पांकी से होकर आए थे। रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुड़ेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थीं। इनमें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने इन्हें अपदस्थ कर दिया।
पलामू के चेरो वंश। चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय ने की। साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी। ये बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन थे। रंजीत राय 1716 से 1722 ईस्वी तक। ये साहेब राय का उत्तराधिकारी था। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सर बुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सर बुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। जय कृष्ण राय 1722 से 1770 ईस्वी तक। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया। सत्रह ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को दिया। 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खां ने भी जय कृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। जैनुद्दीन खां के सैन्य अधिकारी हिदायत खां ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 से 1765 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जय कृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत के मुस्लिम जमींदारों का भी प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। सिंहभूम का सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंगा बोंगा के नाम पर हुआ था। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभा लेखन में सिंह वंश की 2 शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। पहली शाखा 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के प्रारंभ का विद्यमान रहा। दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह 1205 से 1262 ईस्वी तक। दर्प नारायण सिंह ने 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर 1262 से 1271 ईस्वी तक था, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। काशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुल देवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज्य लौटाने की अनुमति दे दी गई। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था।
जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंह वंश का शासक बना तथा इसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था जिसे सिभूम पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यही सरायकेला राज्य बना। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बंगसाई पीर पर कब्जा कर अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित किया। इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया व खरसावां पर भी कब्जा किया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल के समय पोरहाट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजाति के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़का सिभूम क्षेत्र से बाहर जाकर ही भी लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली तथा 1767 ईस्वी में पहली बार सिभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मानभूम के मानवंश 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इनका शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र धनबाद में विस्तारित था। मानवंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमिज स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने की थी। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से इनका मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद वे बड़कागांव क्षेत्र में कर्णपुरा आ गए तथा यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अन्य 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी, उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में राज्य रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया। 1751 से 1752 ईस्वी में नरहत समिया के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने हेतु विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम की सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और
असदुल्लाह खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विष्णु सिंह को पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को अपने मूल मालिकों को सौंप दिया। इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसके 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया गया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पदमा थी। रामगढ़ राज्य की राजधानियों को क्रमशः निम्न प्रकार से है। सिसिया राजधानी के संस्थापक बागदेव सिंह थे, उर्दा के भी बागदेव सिंह थे, बादम के हेमंत सिंह थे, रामगढ़ के दलेल सिंह थे, इचाक के तेज सिंह थे, पदमा के ब्रह्मदेव नारायण सिंह थे। 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। खड़गडीहा राज्य। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला के क्षेत्र तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़गडीहा राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरवर नारायण देव आदि थे। ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था। पंचेत राज्य। पंचेत राज्य मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ तथा चंवर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है। विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक हैं, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हाराडीह मंदिर समूह, यह तमाड़ रांची में स्थित है। इसकी विशेषता है कि यह दुर्गा और काली के प्राचीन मंदिर है। शाहपुर किला मेदिनीनगर पलामू में स्थित है। यह मुगल कालीन स्थापत्य कला है। कोल्हुआ पहाड़ी चतरा में स्थित है। यह दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त हुई है यहाँ से। तेलियागढ़ का किला, यह राजमहल में स्थित है। साहेबगंज के राजमहल में यहाँ मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया है। तेलियागढ़ का किला जो है मुगल सरदारों द्वारा निर्मित किया गया है। नवरत्नगढ़ किला, यह गुमला में स्थित है। दुर्जन साल द्वारा यह किला का आविष्कार करवाया गया था। पुराने स्मारक कौन कौन से हैं और वह किस स्थान पर अवस्थित है उसके बारे में भी देख लेते हैं। प्राचीन स्थल तथा टैंक बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। यह 5वीं से 6ठी सदी से संबंधित है। शिव मंदिर सोगपरता लोहरदगा में स्थित है। यह मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद हदफ साहेबगंज में स्थित है। यह 16वीं सदी से संबंधित है। बारादरी अजीमुखीपुर साहेबगंज में स्थित है। यह 16वीं सदी से संबंधित है। असुर स्थल कुजला खूंटी में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। असुर स्थल खूंटी टोला खूंटी में स्थित है। यह भी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। असुर स्थल सरिदकेल खूंटी में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। असुर स्थल कथरटोली खूंटी, यह भी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। असुर स्थल हंसा खूंटी, यह ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम, यह ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। पुराना टीला कुलगढ़ा ईटागढ़ सरायकेला खरसावां में स्थित है। यह भी ऐतिहासिक स्थल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हम लोग डिटेल से समझ लिए हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट अभी करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर भी करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, किस जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है संथाल,
दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रीता मुंडा और मदरा मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, रीता मुंडा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया था? तो ऑप्शन है बिरसा मुंडा, सूतिया पाहन, गया मुंडा और मदरा मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, सूतिया पाहन के द्वारा। सूतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? तो ऑप्शन है पुंड्र, झारखंड, खंकरा, सूतिया नागखंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, सूतिया नागखंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? तो ऑप्शन है सूतिया पाहन, बिरसा मुंडा, रीता मुंडा, गया मुंडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, सूतिया पाहन। सूतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन है मदरा मुंडा, गया मुंडा, देव मुंडा, बिरसा मुंडा। तो सही जवाब होगा ए नंबर, मदरा मुंडा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी और चतुर्थ शताब्दी। तो सही जवाब होगा ए नंबर, प्रथम शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है भवराय, मदन राय, फनी मुकुट राय और प्रताप राय। तो सही जवाब होगा सी नंबर, फनी मुकुट राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो ऑप्शन है मदन राय, फनी मुकुट राय, एनी शाह, प्रताप राय। तो सही जवाब होगा बी नंबर, फनी मुकुट राय। चलिए आगे देख लेते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी? तो ऑप्शन है खोखरा, सुतियांबे, दोईसा, चुटिया। तो सही जवाब होगा बी नंबर, सुतियांबे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है प्रथम शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। तो सही जवाब होगा सी नंबर, 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? तो ऑप्शन है 55, 44, 66, 77। तो सही जवाब होगा सी नंबर, 66 परगनों में विभाजित था। निम्न में से किस राज्य को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो ऑप्शन है फनी मुकुट राय को, प्रताप राय को, एनी शाह को या मुकुट राय को। तो सही जवाब होगा ए नंबर, फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? तो ऑप्शन है बनारस, दोईसा, खोखरा और पंचेत। तो सही जवाब होगा डी नंबर, पंचेत राजघराने की राजकुमारी से फनी मुकुट राय का विवाह हुआ था। पंचेत राज्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नागवंशी राज्य के पूर्व में, नागवंशी राज्य के पश्चिम में, नागवंशी राज्य के उत्तर में या नागवंशी राज्य के दक्षिण में। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर, राजवंशी राज्य के, नागवंशी राज्य के पूर्व में। फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है क्योंझोर राज्य, बंगाल राज्य, दोईसा राज्य, मानभूम राज्य। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर, क्योंझोर राज्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्योंझर राज्य स्थित था कहाँ पर? तो नागवंशी राज्य के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। तो सही जवाब होगा इसका डी नंबर, नागवंशी राज्य के दक्षिण में।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? तो ऑप्शन है देवराय श्रीवास्तव, राजराय श्रीवास्तव, भवराय श्रीवास्तव, चंद्रराय श्रीवास्तव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, भवराय श्रीवास्तव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासी को आश्रय प्रदान किया था? तो ऑप्शन है इसका फनी मुकुट राय, एनी शाह, मदन राय और प्रताप राय। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, फनी मुकुट राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, बागदेव सिंह, भीमकर्ण या सोमनाथ सिंह ने। तो सही जवाब होगा इसका बी नंबर, बागदेव सिंह ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण कराया गया था? तो मदन राय, मुकुट राय, प्रताप राय या फनु मुकुट राय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो ऑप्शन है घाघरा, चुटिया, खुखरा, कर्णपुरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चुटिया। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन है प्रताप कर्ण, भीमकर्ण, छत्रकर्ण, शिवदास कर्ण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भीमकर्ण। अगला है। नागवंशी राजाओं द्वारा धारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थी? तो ऑप्शन है कन्नार राजवंश, कलचर राजवंश, कलचुरी राजवंश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, कलचुरी राजवंश। अगला प्रश्न है। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन है भीमकर्ण, विराट कर्ण, शिवदास कर्ण, छत्रकर्ण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को पराजित किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन है लेस्लीगंज, टोरी, सतबरवा और हरिहरगंज। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, टोरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है प्रतापकर्ण, भीमकर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भीमकर्ण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवता या देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन है भगवान शंकर की, भगवान राम की, वासुदेव की या माँ दुर्गा की। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका सी नंबर, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है रघुनाथ शाह ने, मदन राय ने, भीमकर्ण ने या विराट कर्ण ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, भीमकर्ण ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुखरा स्थानांतरित कर दिया था? तो ऑप्शन है मराठा आक्रमण से, मुस्लिम आक्रमण से, ब्रिटिश आक्रमण से या चीनी आक्रमण से। तो सही जवाब होगा दोस्तों मुस्लिम आक्रमण से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोधी वंश के समकालीन था? तो ऑप्शन है प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराट कर्ण या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो ऑप्शन है घटवार, खरवार, पहाड़िया और भूमिज। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका ए नंबर, घटवार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो ऑप्शन है मानभूम, राहे, तमाड़ और रक्सेल। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों तमाड़। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमाड़ के राजा की बंदी
से मुक्त होने के में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन है बागदेव, बलदेव, सुखदेव और रामदेव। तो सही जवाब होगा इसका ए नंबर बागदेव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खरवार राजा ने प्रताप राय की मुक्त कराने के लिए के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिला? तो ऑप्शन है मानभूम, तमाड़, सिल्ली, कर्णपुरा। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर कर्णपुरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर और इंद्र मंदिर। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों विष्णु मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो ऑप्शन है शैव मत का, वैष्णव मत का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर वैष्णव मत का। राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बहादुर शाह जफर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो ऑप्शन है फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब और शाहजहां। तो इसका सही जवाब होगा फर्रुखसियर के समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, फर्रुखसियर, सर बुलंद खां, दिलदार खां। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सरबुलंद खान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? तो ऑप्शन है पालकोट, दोईसा, रातूगढ़, चुटिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर पालकोट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस सूबेदार द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ऑप्शन है फर्रुखसियर, फर्रुखदौला, सरबुलंद खां और इफ्तिखार खां। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ए नंबर फर्रुखदौला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फर्रुखदौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो ऑप्शन है 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये या 12,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर 12,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, यदुनाथ शाह या श्याम सुंदर शाह। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों बी नंबर उदयनाथ शाह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो ऑप्शन है विष्णु सिंह, सुंदर सिंह, महेश्वर सिंह या राम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विष्णु सिंह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदयनाथ सिंह के शासनकाल के समय विष्णु सिंह कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है टेकारी, रामगढ़, राजमहल और मानभूम। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर रामगढ़ का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो ऑप्शन है श्याम सुंदर शाह, जगन्नाथ शाह, भीम शाह या यदुनाथ शाह। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों ए नंबर श्याम सुंदर शाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है उड़ीसा व बंगाल, छत्तीसगढ़, नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो ऑप्शन है सरबुलंद खान, फर्रुखदौला, हिमायत खान, अलीवर्दी खान। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
अलीवर्दी खां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है 1740, 1741, 1742 या 1743 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1742 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रघुजी भोंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? तो ऑप्शन है 1740, 1741, 1742 और 1743। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर 1743 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो ऑप्शन है पलामू, सिंहभूम, राजमहल, रांची। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर राजमहल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोंसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गया? तो ऑप्शन है सिंहभूम, मानभूम, हजारीबाग, पलामू। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों मानभूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? तो ऑप्शन है रामशाह, सरन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह या एनीनाथ शाह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर सरन्नाथ शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोयसागढ़ से सतरंजी स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो स्थित है स्थानांतरित किया? तो ऑप्शन है सरन्नाथ शाह, राम शाह, एनीनाथ शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर एनीनाथ शाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, सरन्नाथ शाह या एनीनाथ शाह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर एनीनाथ शाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन है सुतियाम्बे, फणिमुकुट राय, दूसरा दोयसा, दुर्जनशाल, तीसरा पालकोट, यदुनाथ शाह, चौथा रातूगढ़, सरनाथ शाह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर रातूगढ़ सरनाथ शाह। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, विक्रमकर्ण। तो इसका सही जवाब होगा विक्रमकर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? तो ऑप्शन है चेरो वंश, नागवंश, रक्सेल वंश और सिंह वंश। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों सी नंबर रक्सेल वंश। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? जनजाति, राजपूत, मराठा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजपूत मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? तो ऑप्शन है मराठा क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, राजपूताना क्षेत्र या दक्षिण भारत से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों राजपूताना क्षेत्र से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्सेलों के शासन के समय पलामू के किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो ऑप्शन है पहाड़िया, गोंड, खरवार या कोरवा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर खरवार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वंश के रक्सेलों को अपदस्थ किया गया था? तो ऑप्शन है मराठा ने, सिंह वंश ने, चेरो वंश ने, नागवंश ने। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर चेरो वंश ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? तो ऑप्शन है प्रताप धवल, रंजीत राय, कृष्णजीत राय, साहेब राय। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर प्रताप धवल। अगला प्रश्न है। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है साहेब राय ने, रंजीत राय ने, जयकृष्ण राय ने, भागवत राय ने। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर भागवत राय ने। अगला है। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1462 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में,
1592 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1572 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चेरो वंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन था? तो ऑप्शन है रंजीत राय, जय कृष्ण राय, सुंदर राय और साहेब राय। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर साहेब राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन है जय कृष्ण राय, प्रताप राय, रंजीत राय, देव राय। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर रंजीत राय। अगला प्रश्न है, रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, सरबुलंद खां, जैनुद्दीन खां, हिमायत खां। तो इसका सही जवाब है बी नंबर सरबुलंद खां। अगला प्रश्न है, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन है मानभूम क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, टोरी क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर टोरी क्षेत्र। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? तो ऑप्शन है 1700 ईस्वी तक, 1710 ईस्वी तक, 1716 ईस्वी तक या 1722 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 1722 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो ऑप्शन है कांसी राय, सामंत राय, देवनाथ राय और जय कृष्ण राय। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर जय कृष्ण राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जय कृष्ण राय से कर वसूल किया? तो ऑप्शन है जैनुद्दीन खां, अलीवर्दी खां, सरबुलंद खां, फर्रुखदौला। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर फर्रुखदौला। बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से कितना रुपये सालाना कर वसूल किया था? तो 2000, 5000, 10,000 और 25,000। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो ऑप्शन है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये या 50,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर 5,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? तो ऑप्शन है हिदायत खां, जैनुद्दीन खां, अलीवर्दी खां, फखरुद्दीन दौला। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर जैनुद्दीन खां। अगला प्रश्न है, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, हिदायत खां, जैनुद्दीन खां और फखरुद्दौला। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर हिदायत खां। अगला प्रश्न है, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था। तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां का सैन्य अधिकारी, मुगल सूबेदार, मुगल बादशाह और जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो सिंगाबोंगा लेखन, सिंहभूम लेखन, वंश प्रभा लेखन या सिंह कला लेखन। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर वंश प्रभा लेखन। अगला प्रश्न है, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? तो ऑप्शन है 5वीं सदी, 6ठी सदी, 7वीं सदी और 8वीं सदी। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 8वीं सदी। अगला प्रश्न है, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो विश्वनाथ शाह, काशीनाथ शाह, रामनाथ सिंह और शिवनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? तो ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर
13 राजाओं ने शासन किया था। अगला प्रश्न है, सी वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो ऑप्शन है 10वीं सदी के प्रारंभ तक, 11वीं सदी के अंत तक, 12वीं सदी के अंत तक या 13वीं सदी के प्रारंभ तक। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, 13वीं सदी के प्रारंभ तक। अगला प्रश्न है, सी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1200 ईस्वी, 1205 ईस्वी, 1210 ईस्वी या 1215 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1205 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सी वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है राम नारायण सिंह, वेद नारायण सिंह, दर्प नारायण सिंह, प्रताप नारायण सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, दर्प नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? तो ऑप्शन है अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपनी हाथों में लिया था? तो ऑप्शन है 1205, 1262, 1271, 1310। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1262। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन था? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह, अच्युत सिंह, काशीराम सिंह, जगन्नाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, काशीराम सिंह। अगला प्रश्न है, काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय और जहांगीर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बहादुर शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो ऑप्शन है पोरहाट, सरायकेला, पाटकोम, खरसावां। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, पोरहाट। अगला प्रश्न देखते हैं, काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ था? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह, अच्युत सिंह और अमर सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अच्युत सिंह। सिंह वंश की कुल देवी थी काली देवी, पौरी देवी, सीता देवी और दुर्गा देवी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, पौरी देवी। अगला प्रश्न है, सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह, जगन्नाथ सिंह, अच्युत सिंह और अनंत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अच्युत सिंह। अगला प्रश्न है, सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था तथा बाद में अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह प्रथम, अर्जुन सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्जुन सिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो ऑप्शन है हुबली, पटना, कटक और रायगढ़। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, कटक। अगला प्रश्न है, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो ऑप्शन है जगन्नाथ सिंह प्रथम, अनंत सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, अर्जुन सिंह द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था कैमा? तो 11वां, 12वां, 13वां या 15वां? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, 13वां शासक था। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह प्रथम, अच्युत सिंह, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, काशीराम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से तंग आकर भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है?
तो ऑप्शन है अर्जुन सिंह प्रथम ने, अर्जुन सिंह द्वितीय ने, जगन्नाथ सिंह द्वितीय ने या पुरुषोत्तम सिंह ने। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्जुन सिंह द्वितीय ने। विक्रम सिंह था अर्जुन सिंह द्वितीय का भाई, अर्जुन सिंह द्वितीय का पिता, अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा, अर्जुन सिंह द्वितीय का मामा। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था। विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो ऑप्शन है खरसावां, सरायकेला, साकची, पोरहाट। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, सरायकेला। अगला प्रश्न है, विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? तो ऑप्शन है कांडू, बंकसाई, गम्हरिया या उपरोक्त सही। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, उपरोक्त सही। अगला प्रश्न है, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ सिंह तृतीय, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, अमर सिंह, अर्जुन सिंह तृतीय। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, अमर सिंह। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? तो ऑप्शन है हो एवं कोल, कोल एवं भूइयाँ, हो एवं भूइयाँ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, हो एवं कोल जनजाति के लोगों ने पोरहाट क्षेत्र में उपद्रव किया था। अगला प्रश्न है, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से, रामगढ़ के राजा से, मानभूम के राजा से या कटक के राजा से। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से। अगला प्रश्न है, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? तो ऑप्शन है दर्पनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रामनाथ सिंह या शिवनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, दर्पनाथ सिंह। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1777 में या 1787 में। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 1767 ईस्वी में। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ। तो ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को पराजित करने के बाद अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने हेतु इस क्षेत्र में अपने अधिकारियों को भेजने के बाद, या जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकुओं को पराजित करने हेतु मदद मांगने के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकुओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख से, या 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख से, या उपरोक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है बागदेव सिंह, कवि विद्याधर, कवि शशिधर, कवि गंगाधर। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर, कवि गंगाधर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? तो ऑप्शन है जनजातीय स्वराज्य आंदोलन, भूमिज स्वराज आंदोलन, किसान स्वराज्य आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, भूमिज स्वराज आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? तो ऑप्शन है हो जनजाति, उरांव जनजाति, सबर जनजाति और कंवर जनजाति। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सबर जनजाति। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है लालदेव सिंह, हेमंत सिंह, बाघदेव सिंह, नारायण सिंह।
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर बाघदेव सिंह। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1168 ईस्वी में, 1268 ईस्वी में, 1368 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1368 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? तो ऑप्शन है मानभूम, चेरो वंश, मानवंश, चेरो वंश, रक्सेल वंश और नागवंश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर नागवंश। अगला प्रश्न है रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन है मानभूम, कर्णपुरा, पंचेत, पलामू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर कर्णपुरा। अगला प्रश्न है इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? तो ऑप्शन है बाघदेव सिंह, हेमंत सिंह, दलेल सिंह, तेज सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर दलेल सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं दलेल सिंह ने अगला प्रश्न है दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन कब से कब तक किया था? तो ऑप्शन है 1667 से 1724 ईस्वी तक, 1660 से 1720 ईस्वी तक, 1700 से 1750 ईस्वी तक, 1720 से 1757 ईस्वी तक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर 1767 से 1724 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो ऑप्शन है उत्कर्ष सिंह, मगर सिंह, ब्रह्मनारायण सिंह या विक्रम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर मगर सिंह। दलेल सिंह ने 6 राज्य के मगर सिंह राजा की हत्या करके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन है 1718, 1720, 1722 और 1724 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर 1718 ईस्वी को दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बना? तो ऑप्शन है तेज सिंह, विष्णु सिंह, विक्रम सिंह, हेमंत सिंह। तो सही जवाब होगा दोस्तों इसका बी नंबर विष्णु सिंह। अगला प्रश्न है भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है 1730 ईस्वी, 1737 ईस्वी, 1747 ईस्वी या 1760 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 1747 ईस्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में किस रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? तो ऑप्शन है कामगार खां को, हिदायत अली खां को, असदुल्लाह खां को या रणभस्त खां को। तो सही जवाब होगा इसका दोस्तों बी नंबर हिदायत अली खान को। अगला प्रश्न है बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? तो ऑप्शन है 5,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये या 20,000 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर 12,000 रुपये। अगला प्रश्न है 1751 से 1752 ईस्वी में नरहत समिया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो ऑप्शन है हिदायत खां, रणभस्त खां, कामगार खां या अलीवर्दी खां। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर कामगार खां। अगला प्रश्न देख लेते हैं बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो ऑप्शन है अलीवर्दी खां, हिदायत खां, कामगार खां और मीर कासिम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर मीर कासिम। अगला प्रश्न है
1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी थी? तो ऑप्शन है मरकत खां, असदुल्ला खां, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, उपरोक्त दोनों, मरकत खां और असदुल्ला खां दोनों को। अगला प्रश्न है, विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? तो ऑप्शन है तेज सिंह, मुकुंद सिंह, नारायण सिंह और हंसराज सिंह। तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों बी नंबर, मुकुंद सिंह। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है इचाक, सिसिया, पदमा, बादम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, सिसिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन है पदमा, बादम, इचाक, उड़दा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, पदमा। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पहला सिसिया बाघदेव सिंह, दूसरा बादम हेमंत सिंह, तीसरा इचाक तेज सिंह, चौथा पदमा दलेल सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, मतलब कि ये मिलान गलत है। अगला प्रश्न है, दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी? तो ऑप्शन बादम, पदमा, रामगढ़, इचाक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, रामगढ़। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 1937 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को या 1955 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 1955 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है बंगाल राज्य भूमि सुधार अधिनियम, उड़ीसा राज्य भूमि सुधार अधिनियम, झारखंड राज्य भूमि सुधार अधिनियम, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है धारा 1, धारा 2, धारा 3 और धारा 4। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, धारा 3। अगला प्रश्न देखते हैं, 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 26 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 26 जनवरी को। अगला प्रश्न है, खड़गडीहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 12वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में या 15वीं सदी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 15वीं सदी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खड़गडीहा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है शिवनाथ सिंह, मोद नारायण सिंह, गिरिवर नारायण सिंह, हंसराज देव। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, हंसराज देव। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? तो ऑप्शन है सबर, बंदावत, मुंडा, सिंह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बंदावत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खड़गडीहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो ऑप्शन है गुमला, गढ़वा, गोड्डा और गिरिडीह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, गिरिडीह। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़गडीहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी भारत या दक्षिण भारत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में के इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, इस वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा का प्रचलन था,
दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन है ढालभूम, खड़गडीहा, पंचेत, कर्णपुरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, पंचेत। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य का राज चिन्ह कपिला राज्य की पूंछ या चंवर था? तो ऑप्शन है रामगढ़, खड़गडीहा, ढालभूम या पंचेत। तो सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, पंचेत। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? तो ऑप्शन है पंचेत, खड़गडीहा, ढालभूम और रायगढ़। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, पंचेत। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।